आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो आपको गणित की कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको 100% आनी चाहिए, वरना नहीं आएंगी। तो इसी को सीखने के लिए आज से हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है, जिसमें आपको हम बेसिक गणित बताएंगे। आप कोई भी परीक्षा, चाहे आप अटल आवासीय ले लीजिए, श्रेष्ठा एग्जाम ले लीजिए, जवाहर नवोदय विद्यालय ले लीजिए, विद्या ज्ञान ले लीजिए, सैनिक स्कूल ले लीजिए, यूपीपी ले, मतलब कुछ भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं, अगर आप ये सब बेसिक चीजें जान पाएंगे तो आप बहुत आसानी से इन सब चीजों को हल कर पाएंगे। उसी के संदर्भ में आज हमने जो चैप्टर लिया, बहुत बेसिक चैप्टर, जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो आइए इसी के बारे में हम आज ए टू जेड चीजें आपको बताएंगे और आप इसे बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्याओं को बच्चों अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और नेचुरल नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे गणना की जाती है, यानी जिन संख्याओं से हम गणना करते हैं उन्हें ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो इसलिए यहाँ से हमको याद रखना है कि जब हम गणना करते हैं संख्याओं की, वो हमारी जो संख्या होती है वो एक से स्टार्ट होती है, यानी जीरो से स्टार्ट नहीं होती। एक, दो, तीन, चार अप टू ये इन्फिनिटी, या इसे हम अनंत कहते हैं। मतलब एक से लेकर के, यानी अगर कोई सबसे छोटी संख्या पूछे प्राकृतिक कौन है तो आप कहोगे एक, और सबसे बड़ी लिखना संभव नहीं है, क्योंकि एक के बाद हम एक जोड़ते रहेंगे तो संख्या कभी समाप्त नहीं होगी। और प्राकृतिक संख्या कितनी है, देखिए अनंत है। इनकी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम नहीं लिख सकते। शायद प्राकृतिक संख्या सभी के समझ में आ गई होगी। अब जब संख्याओं के लिखने की बारी आई तो उसमें चूंकि जीरो सम्मिलित नहीं था, तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय यानी प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी यानी अनंत तक में अगर जीरो और बढ़ा लिया जाए इसी के अंदर, तो अगर जीरो ही मिला देने से ये हो जाते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्या। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या, तो आप लिखोगे जीरो, और सबसे बड़ी इसमें भी इन्फिनिटी होगी, जिसे हम लिखा नहीं जा सकता। यानी प्राकृतिक संख्याओं में पूछा गया अगर प्राकृतिक संख्या में क्या मिला दिया जाए कि पूर्ण संख्या बन जाए, तो आप लिखोगे उसमें अगर जीरो और मिला दिया जाए, यानी जीरो संख्या और सम्मिलित कर दी जाए, तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब बात आई कि इन संख्याओं को लिखने के लिए आपको पूर्णांक यानी इंटीजर्स की जरूरत पड़ी। यानी अगर मैं किसी चीज का हिसाब लगाता हूं, मान लो यहाँ पर मैं बैठा हूं और ये पानी का तल है और ये समुद्र की गहराई है और ऊपर जा सकते हैं, तो ऊपर के लिए तो ठीक +1, 2, 3 था, लेकिन गणित में नीचे अगर जाते तो वह नीचे कहना पड़ता था, वो नहीं कहना, यानी -1, -2, -3। इसका मतलब कुछ संख्याओं को व्यक्त करने के लिए हमें धनात्मक, जीरो और ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता पड़ी। इसलिए इनकी यानी इजाद हुआ, इनकी खोज हुई, जिनका नाम था इंटीजर यानी पूर्णांक। तो पूर्ण देखिए, पूर्ण संख्याओं व ऋण संख्याओं को, यानी इसमें अगर ऋणात्मक संख्याओं को और मिला दिया जाए, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, तो ये हमारे पूर्णांक संख्या बन जाती है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है इसके बारे में हम नहीं बता सकते, और सबसे बड़ी संख्या कौन होगी ये भी हम नहीं बता सकते। और इन्हें हम एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। संख्या रेखा में जीरो, और जीरो के जो दाईं ओर है ये दायां ओर है, इधर सभी पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्याएं लिखी जाएंगी और इधर सभी ऋणात्मक संख्याओं को लिखा जाता है। तो आप यहां से इसको समझ पाए होंगे। अगर मैं अगली संख्या की बात करूं, वो है परिमेय संख्या, जिसे अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स कहते हैं। इसकी अगर परिभाषा पढ़ें तो लिखा है जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी अगर Q जीरो हो जाएगा, किसी संख्या जीरो, तो ये अपरिभाषित हो जाती है या ये इनफाइनाइट हो जाती है। यानी ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सके। बच्चों कैसे भिन्न के रूप में लिख सके, और वो P/Q के फॉर्म में हो,
लेकिन ये क्यों कभी 0 ना हो। तो ऐसी संख्याएं आप देखोगे, आपको लग रहा होगा कि ये तो भिन्नों की बात हो रही। नहीं, अगर मैं 2 कहूँ तो 2/1 भी लिख सकता हूँ, 3/1 लिख सकता हूँ, 1/2, 4/8, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। देखिए, इनके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं हैं। अब यहाँ पर परिमेय संख्याएं बहुत विस्तृत हैं, उनके बारे में और कुछ सीख लीजिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या। देखिए, आप लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। एक ये पाई होती है, इसकी वैल्यू 3.14, ये लगभग है, पूरी नहीं है। या इसकी संख्या 22/7, ये भी पूर्ण नहीं है, मतलब पूरी नहीं है। लेकिन 22/7 अगर वैल्यू लिखोगे तो ये परिमेय होगी, जबकि ये वैल्यू कभी कभी आप लोग कंफ्यूजन कहाँ होता है वो मैं बताता हूं। पाई बराबर होता है 22/7, तो 22/7 आपकी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पाई आपकी अपरिमेय है। ठीक है, यहां पर कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर लीजिए बच्चों कि ये इसका मान जो है ये पूरा नहीं है। और 22/7, और मैं एक परिमेय संख्या की सबसे बढ़िया बात बता दूं, कभी भी जब इससे भाग किया जाएगा तो दशमलव के बाद अगर कहीं पर भी रिपीटिशन आता है, मतलब जो संख्या वाले 7 अंक 8 अंक के बाद आई वही संख्या पुनः शुरू हो जाए, तो सारी संख्याएं वो हमारी कैसी होती हैं, परिमेय संख्या होती है। तो याद रखना बच्चों, ये खूब प्रश्न आएगा। पाई अपरिमेय है, इसका मान 22/7 ये परिमेय है। लेकिन इसका ये मान देखिए लिखा है, पाई का मान अप्रोक्सीमेट है, यानी लगभग है, ये वास्तविक मान नहीं है। इसीलिए ऐसा होता है और इसीलिए बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन करते हैं। चलिए बढ़ता हूं अगली संख्या पर। अगला है सम संख्या यानी इवन नंबर, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से हमारी कट जाती हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, या फिर जिसके अंत में 0 होता है, वो भी सारी हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। तो आपको सम संख्या याद रखना है कि जो 2 से विभक्त हो उन्हें सम संख्या कहते हैं, आपको मालूम भी होगा। इसके अलावा अगर हम विषम संख्याओं को बात करें तो ऑड नंबर्स होता है, यानी जो सम नहीं है वो विषम होती हैं। कहने का मतलब ये हुआ जिनमें यानी जो सम नहीं है वो विषम होगी, यानी 1, 3, 5, इस टाइप से 7, 9, ये जो भी संख्याएं हमारी हैं ये विषम संख्याएं होती हैं। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बच्चे हर बार गलत करते हैं। तो देखिए, अभाज्य संख्या बच्चों क्या होती है, जिनको हम प्राइम नंबर कहते हैं, ऐसी संख्या जो केवल एक व स्वयं से पूरी पूरी विभक्त होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी इसकी विशेषता है कि जो संख्या अपने से कटे यानी स्वयं से विभक्त हो जाए, वो सभी संख्या होती हैं स्वयं से, और एक से, इसलिए एक से देखिए, एक से प्रारंभ नहीं किया गया है। तो सबसे अगर छोटी संख्या पूछे अभाज्य तो बच्चों होगी 2, और 1, 2 ऐसी संख्या जो कि सम भी है, सम भी है और ये अभाज्य भी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, या पूछे सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी, तब भी 2 ही होगी, और केवल 2 ही सम संख्या है जो कि अभाज्य है। 3 देखिए किसी से नहीं कटती, 5, 7 ये किसी के पहाड़े में नहीं आते, ये स्वयं के पहाड़े में ही आते हैं। तो आप इस हिसाब से 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं आप लिखने का प्रयास कीजिए, जिससे आप समझ पाओगे। अब जैसे 11 हो गया, इसी के आगे 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31, आप इस तरीके से जब लिखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अब आप बात आती है भाज्य संख्याएं क्या होती, जिनको हम लोग कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो जो भाज्य संख्याएं होती है बच्चों, उनके कम से कम 3 गुणनखंड हो। जैसे अगर मैं 4 लेता हूं, 4 देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। अगर मैं 5 लेता हूं तो इसमें देखिए केवल 1 से और 5 से, तो ये अभाज्य हो गई। तो यानी भाज्य में
कम से कम 3 संख्याओं से कटना चाहिए। जैसे अगर हम 6 ले लें तो ये 1 से भी कट रही, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। अगर मैं 12 ले लूँ, ये देखिए 1 से विभक्त हो रही, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। देखिए चाहे 1 से काटो, चाहे 2 से, चाहे 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, यानी सभी से विभक्त हो रही है, इसलिए ये संख्या हमारी भाज्य है। अब अगला जो टॉपिक आता है बच्चों, सह अभाज्य, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, को प्राइम नंबर्स, यानी 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सह अभाज्य कहलाती है। अब सह अभाज्य का मतलब भले ही संख्याएं 2 हो और वो भाज्य भी हो, जैसे 8 और 15। अब 8 और 15 एक संख्या के अलावा, यानी एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं जिससे ये कट रहा है। अगर आप कहीं 22 और मान लिया 30 ले लिए, ये नहीं हो सकती। क्यों? ये 1 से भी देखो सब कट रही है और 2 से भी। तो ऐसा जोड़ा जो केवल और केवल 1 से विभक्त हो, अन्य किसी संख्या से विभक्त न हो, ऐसे जो जोड़े होंगे वो कहलाएंगे सह अभाज्य संख्याएं। क्लियर हो गया होगा सभी को। अगला थोड़ा सा कठिन है, इसे आप समझने का प्रयास कीजिए। संपूर्ण संख्याएं यानी परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, ये आपको ज्यादातर बुक में नहीं मिलेंगे। वह संख्याएं जिनके सभी अपवर्तकों का योगफल उस संख्या के दुगुना हो, संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 6। अब आप 6 को देखिए, किस किस संख्या से कटती है? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। अब आप इनको जोड़ लीजिए बच्चों, 1 + 2 + 3 + 6। ये जोड़ोगे तो ये आपका 12 आएगा, यानी ये संख्या देखिए जस्ट इससे दूना आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप 28 देखेंगे तो 28 आपका किससे कटता है? देखिए 1 से भी कटेगा ये, और 2 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा और ये 28 से भी। जब इसको जोड़ोगे बच्चों 56 आएगा। ऐसा सभी के साथ नहीं है। तो 1 से 100 तक की आप संख्याओं में ढूंढिए कौन कौन संपूर्ण संख्या है। गूगल जरूर कीजिए, देखिए और ढूंढिए। जब आप इन सब चीजों को अपने आप से ढूंढना करना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित तौर पे आप इनको अंदर से समझ पाएंगे, और इनको हम जब तक अपने आप अपने कॉपी कलम उठा के नहीं करेंगे तब तक इसे पूरा भी नहीं कर सकते। चलिए बढ़ता हूं अगली जानकारी पे। अगला है जोड़ का तस्तमक, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। मतलब शून्य एक ऐसी संख्या है, किसी में जोड़ा जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या पे। जैसे अगर मैं 20 में 0 जोड़ूं तब भी 20 आएगा, 0 में जोड़ू 0 तब भी देखो 0 आएगा, 3 में अगर मैं 0 जोड़ू तब भी 3 आएगा। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, यानी जोड़ किसी संख्या में। तो 0 को आज से कहेंगे जोड़ का तस्तमक। याद रखिएगा, ऐसे ही एक होता है गुणा का तस्तमक, यानी एक ऐसी संख्या एक है जिसे हम किसी से गुणा करते हैं तो गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप देख लीजिए, 2 को हम 1 से गुणा करें तब भी 2 ही आता, देखिए वही। 0 को अगर हम 1 से करें तब भी देखिए आपका 0 ही आता है, और अगर हम 40 को 1 से करें तब भी आपका 40 ही आता है। तो इसको कहते हैं गुणा का तस्तमक, यानी आपको नाम नहीं याद होता परीक्षा में और इससे पूरा पूरा प्रश्न यही मिल जाता है। अगला आता है आपका योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स, यानी किसी संख्या में जिस संख्या को जोड़ देने पर योगफल 0 आ जाता है। तो अभी तक हमने जो 2 पढ़े, तो यहाँ पर योज्य प्रतिलोम एडिटिव, अगर मान लिया +5 है तो इसमें कितना जोड़ा जाए? -5, तो ये 0 बन जाएगा। यानी हर एक संख्या ऐसी होती है जैसे -5 है तो इसमें +5 जोड़े जाए। अगर आप देख रहे होगे माइनस या प्लस का, चलिए 1/2, इसमें कितना जोड़ दिया जाए? -1/2। यानी हर संख्या का एक योज्य प्रतिलोम उपस्थित रहता है। इसको याद कैसे करोगे? योज्य प्रतिलोम जिस चिन्ह में हो, या तो प्लस में होगा या माइनस में। माइनस में है
तो उसका योग प्रतिलोम प्लस में होगा और प्लस का है तो माइनस में होगा। क्लियर हो गया। जैसे 5 तो 5 का क्या होगा -5, अगर लिखा है मान लिया -6 तो इसका क्या होगा +6। अब शायद आपको याद हो गया होगा। अगले की बात करता हूं मैं, गुणा का तत्समक अवयव। किसी संख्या को जिस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 आता हो उसे गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसे आप बहुत आसानी से कैसे समझ सकते हो, देखिए 4 को हम किससे गुणा करें कि ये 1 हो जाए, तो 4 को हम 1/4 से गुणा करें यानी इसके इनवर्स से। अगर कोई पूछे 2 को किससे गुणा करें तो 2/1 से। तो आप ऐसा समझ लीजिए जो भी आपका लिखा हो अगर वो भिन्न है बच्चों, समझ लीजिए बहुत आता है भिन्न, भिन्न में मान लिया 3/4 तो इसको आप पलट दिया करिए 4/3। देखिए 4 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर आपसे पूछा गया 2 का तो 2/1 होता है, लिख सकते हो इसको पलट दो 1/2। दोनों को देखिए गुणा करोगे इसकी भी वैल्यू बच्चों 1 आएगी। तो आज से ये समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है जो संख्या लिखी गई है उसी चिन्ह में लिखी जाएगी। अब ये भी ध्यान रखना जैसे -4 है तो इसका -1/4 होगा क्योंकि 4 4 कट जाएगा। -1 इंटू -1 देखिए पॉजिटिव 1 ही आएगा। क्लियर हो गया होगा सभी को। अब अगला आता है निरपेक्ष मान, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी किसी पूर्ण संख्या का निरपेक्ष मान उस संख्या के केवल संख्यात्मक मान होता है, ना वो पॉजिटिव होता है और ना ही वो नेगेटिव होता है। और एब्सोल्यूट वैल्यू का लिखने का ये चिन्ह ये बना है, अगर इसके अंदर 8 लिखा है तब भी 8 होगा, इसके अंदर अगर आपने 8 लिख दिया इसका पूछे निरपेक्ष मान क्या होगा वो भी 8 होगा। क्लियर हो गया होगा। अब समझ में आपके जरूर आ गया होगा कि निरपेक्ष मान का मतलब केवल और केवल उसके संख्यात्मक मान से है, उसके चिन्ह से कोई मतलब उसको नहीं है। अब है पूर्णांकों का गुणा। तो गुणा के लिए आपको मालूम है अगर हम कोई 2 पॉजिटिव संख्या लेते हैं यानी प्लस वाली, उनकी गुणा सदैव से प्लस आती है, हम अभी तक करते आए हैं। जैसे प्लस का 3 और इसको गुणा कर देंगे प्लस के 4 से तो ये 4 यहीं 12 जो कि पॉजिटिव होगा। अब आप इसके बाद देखेंगे अगर 2 ऋणात्मक संख्याएं -3 और -4 तो इनकी गुणा भी पॉजिटिव 12 ही आती है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि सेम सेम सम, सेम 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 मतलब एक जैसे, सेम सेम ये सम होता है, सम माने जोड़, यानी पॉजिटिव की गुणा अगर हम पॉजिटिव से करेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव की गुणा नेगेटिव से करेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। और अन्य सीख लेते हैं कि चाहे माइनस की गुणा हम प्लस से करें या फिर प्लस की गुणा माइनस से करें, ये सदैव गुणा माइनस में ही आती है, ये हमको याद रखना है। यानी अगर विपरीत चिन्ह है एक प्लस और माइनस की गुणा सदैव माइनस ही आती है। तो ये थी आज की छोटी सी जानकारी और अगली आपको एक गणित की इंटरेस्टिंग बेसिक जानकारी के साथ फिर उपस्थित होता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।